हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 7 फरवरी 2022 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में जो डिस्कशन किया गया है वो जो 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव वाले जो स्टेट्स हैं उसमें जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसकी यहाँ पे बात की गई है, उसकी यहाँ पे तुलना की गई है कि किस स्टेट में कैसी स्थिति है और किस स्टेट को कितने जो मार्क्स हैं वो इसमें मिल रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होता है उसके 3 पिलर होते हैं, जिसमें पहला पुलिस कार्य करता है, दूसरा जो होता है वो प्रिजन कार्य करता है जो जेल होती है, और तीसरे जो काम करता है वो जुडिशियरी करती है। इन तीनों को जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के मेन पिलर माना जाता है। तो इन्हीं 3 पिलर्स के आधार पर ही ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, और इस रिपोर्ट में टाटा रिपोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो इन 5 स्टेट हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पे जिसमें यूपी, पंजाब है, उत्तराखंड है और गोवा है और मणिपुर है। इन पांचों स्टेट्स में अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, और इन पांचों स्टेट्स में जो सबसे जो टॉप पे रहा है, जो जिसमें 23 इंडिकेटर्स इसमें काम में लिए गए हैं। 23 इंडिकेटर्स में जो 8 इंडिकेटर्स हैं में जो है इन 8 इंडिकेटर में मणिपुर जो है वो सबसे नंबर 1 पे रहा है। मणिपुर की जो स्थिति है वो बहुत ही ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूपी में जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है कि बहुत सारे पैरामीटर्स में लगभग 12 पैरामीटर्स हैं जिसमें यूपी लास्ट पे रहा है, और एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें यूपी फर्स्ट नंबर पे हो, जिसमें यूपी की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल रही हो। तो इस प्रकार से जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो डिलीवरी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो यूपी में वर्स्ट कंडीशन में माना जा सकता है, और मणिपुर में जो है वो ये अच्छे स्थान पे माना जाता है। इसके अलावा पंजाब और जो गोवा है, पंजाब और गोवा में ये एक मिडिल लेवल पर माना जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यही जो स्थिति है वो निकल के आ रही है। कौन कौन से पॉइंट इसमें देखे गए हैं उनमें देखिए, बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो बजट में सबसे पहले मणिपुर में है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन होता है पर पर्सन जो पुलिस वाले होते हैं उनमें उनके लिए 4,000 के समथिंग यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि यूपी में आप देखिए 645 रुपये का ही बजट एलोकेशन होता है पर पुलिस पर्सन जो भी हैं। कैदियों पर जो इनमेट्स पर जो खर्चा होता है उसमें आप देखेंगे तो मणिपुर में ये भी सबसे ज़्यादा है, 37,000 का खर्चा होता है, जबकि जो इसमें पंजाब है वो सबसे कम है, उसमें 6,000 का ही खर्चा इन कैदियों पर किया जाता है। पर जो जुडिशरी में जो स्पेंड है उसमें आप देखेंगे तो गोवा इसमें सबसे नंबर 1 पर है, और यूपी इसमें सबसे नीचे है। मात्र 81 रुपये जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें खर्च किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं उसमें ही यूपी जो है वो 2 पॉइंट्स में सबसे लास्ट पे है, और इस प्रकार की स्थिति कई पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ में आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स में तो यूपी 2 साल जो पुलिस और ऑफिसर्स की जो भी वैकेंसी है उसमें बहुत पीछे रहा है। 40% वैकेंसीज़ खाली थी ऑफिसर्स की, 23% वैकेंसीज़ खाली थी जो कांस्टेबल्स हैं उनकी। वहीं दूसरी ओर देखेंगे मेडिकल स्टाफ की 100% वैकेंसी खाली थी दिसंबर 2019 में उत्तराखंड में। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है और मिल रही है। और जो यूपी है, इन इंडिकेटर्स में भी आप देखेंगे कि यूपी 3 जो स्थान है उसमें सबसे नीचे है। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है, जो वर्क का जो एरिया है, जो वुमेंस की जो फीमेल्स की जो अवेलेबिलिटी है फोर्स के अंदर या जुडिशरी के अंदर, उसमें देखें तो पंजाब में जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो सबसे कम है, और पुलिस ऑफिसर्स अगर देखा जाए तो वो भी यूपी में सबसे कम है। इसके अलावा जो कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की स्थिति देखा जाए तो गोवा उसमें
सॉरी जो यू पंजाब है उसमें स्थिति काफ़ी अच्छी है, और उत्तराखंड में तो महिला जज हाई कोर्ट में एक भी नहीं है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 72% जो है जजेस गोवा में अवेलेबल हैं, और इसमें भी जो यूपी की स्थिति है वो सबसे ख़राब आई है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इसी प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी जो दो इंडिकेटर्स हैं, जो जैसे पर कैपिटा जो पुलिस अर्बन एरिया में जो एरिया रहता है पुलिस का, उसमें आप देखेंगे यूपी सबसे ज़्यादा जो पर्सन्स का नंबर है उसमें एक स्टेशन आता है। अर्बन एरिया में देखेंगे तो अर्बन एरिया में गोवा में सबसे ज़्यादा पर्सन्स का एरिया आता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इन सारे इंडिकेटर्स की बात यहाँ पर की गई है। वर्कलोड की बात यहाँ पर की गई है कि वर्कलोड यूपी की पुलिस के ऊपर पर पर्सन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उसमें ऑफिसर्स में उत्तराखंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इन कुल मिलाकर जो आज के डाटा पॉइंट में जो डिस्कशन किया गया है वो इन 5 जो स्टेट्स हैं उसमें जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में किस प्रकार की स्थिति इन 5 स्टेट्स की है उसको बात की गई है, क्योंकि इन 5 स्टेट्स में अभी हाल ही में जो पोलिंग है, चुनाव है वो होने वाले हैं। न्यू गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। अगर आपके स्टेट्स में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ये डाटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए इस प्रकार के डाटा की ज़रूरत होती है। इंटरव्यू में इस प्रकार के डाटा की ज़रूरत होती है। तो जो 5 स्टेट्स में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं अभी, उनमें इलेक्शन में किस तरफ आपको वोट करना चाहिए या किस तरीके से देखकर समझना चाहिए कि कहाँ की गवर्नमेंट ने, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने किस प्रकार का कार्य किया है, तो उनको समझने में इस चार्ट के द्वारा, इस रिपोर्ट के द्वारा मदद मिल सकती है। तो डाटा पॉइंट में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि किस प्रकार से जो 5 स्टेट्स हैं उसमें अभी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की स्थिति है। चलिए अब बढ़ते हैं पहले अपने एडिटोरियल की तरफ। इस यूनियन बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमण, उन्होंने 5G के लॉन्चिंग की जो बात है वो कही है कि इसी वर्ष 2022 में हम 5G को लॉन्च कर देंगे, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम है उसकी जो सेल है वो भी 2022 में ही पूरी की जाएगी। 2022-23 में जो फिस्कल ईयर होगा उसमें कॉमर्शियली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बात जो अभी के बजट सेशन में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कही है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 5G के लिए जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंजेस ज़्यादा अभी नहीं करने पड़ रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर ही 5G को रन किया जा सकेगा। इसके अलावा जो अभी जो अनाउंसमेंट होनी है, जो स्पेक्ट्रम जिस प्रकार से अभी कहा गया है कि 2022 से ही इसे ट्रायल शुरू किए करेंगे, और 2022-23 से इसका जो कॉमर्शियल यूज़ है वो चालू हो जाएगा। तो उसको देखते हुए 1 या 2 महीने में ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी है वो नीलामी शुरू हो जाएगी, और जो स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद में जो मेजर जो कॉस्ट है वो मेजर कॉस्ट जो उसमें निकल के आएगी। आप देखेंगे कि जो कंपनीज़ हैं टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन टेलीकॉम कंपनीज़ पे अभी पहले से ही जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसका काफ़ी सारा जो इंटरेस्ट है वो अभी देना बाकी है। इसके अलावा इंटरेस्ट को भी उन्होंने इक्विटी शेयर में बदलने की बात की गई है, जिससे कि गवर्नमेंट को कंपनी में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, और इस प्रकार से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में भी गवर्नमेंट की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है को 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए जिन कंपनीज को स्पेक्ट्रम खरीदने की बात अगर चलेगी, तो स्पेक्ट्रम खरीदने की बात में मेन जो कंपनीज हैं वो हैं वोडाफोन। इसके अलावा जो वोडाफोन के अलावा जो एयरटेल कंपनी है वो है, और वोडाफोन और आइडिया तो आपको पता है जो अभी हाल ही में मर्ज हुए हैं। तो ये तो 2 कंपनी एक में हो गई हैं। इसके अलावा जो मेन जो सर्विस भारत में चल रही है वो जियो की है। जियो की सर्विस में
तीन सर्विस जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर मिला के इनका ऑक्शन किया जाएगा। तो मेन जो वोडाफोन और एयरटेल को आप अगर देखेंगे तो इन पे कम से कम तीनों कंपनी को मिला के कम से कम 2 लाख करोड़ का जो डेप्ट है, इंटरेस्ट मिलाकर जो स्पेक्ट्रम का कॉस्ट है वो पिछला ही इन पर बकाया चल रहा है। ऐसे में जो नया स्पेक्ट्रम इनको बेच के और नई जो रेट है उसके हिसाब से इनसे चार्ज न लेना या इनके ऊपर चार्ज लगा देना, ऐसी स्थिति में क्या ये कंपनीज उस चार्ज को बियर कर पाएंगी और 5G की टेक्नोलॉजी को अवेल कर पाएंगी। दूसरी ओर जो टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन फ्रिक्वेंसीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ है सी बैंड की फ्रिक्वेंसी है, जिसे 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक या मैक्सिमम 26 गीगाहर्ट्ज़ तक इसको किया जाना रहेगा। तो इस प्रकार से जो ई बैंड की जो एयरवेव हैं, उस ई बैंड की एयरवेव का जो यूज़ है वो 5G में किया जाएगा, उन्हें भी एनहेंस करना पड़ेगा। उसके लिए भी जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैपिटल भी अरेंज करना एक चैलेंज से कम नहीं है। दूसरी ओर जो कोविड 19 अभी चल रहा है और जो कभी किसी स्टेट में लॉकडाउन हो जाता है, कभी किसी स्टेट में लॉकडाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ा है। एजुकेशन सिस्टम में जो रूरल एरिया में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ना तो कनेक्टिविटी प्रॉपर है और ना ही अवेलेबिलिटी प्रॉपर है नेट की और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनकी सर्विस की। जो दूरस्थ स्थान है उन पे तो जो ये फैसिलिटी है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा पहले ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद में ही जो इसकी डीप अवेलेबिलिटी हो पाएगी, और डीप अवेलेबिलिटी होने के साथ में जो इसका यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, और इसमें जो कॉस्टिंग कंपनी की लगेगी वो कंपनी की कॉस्टिंग भी निकल पाएगी। क्योंकि कोविड 19 के समय से जो सब्सक्राइबर बेस है इन कंपनीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, और सब्सक्राइबर बेस कम होने से इनकी जो अर्निंग है वो भी कम हो गई है। ऐसे में जो 5G की हाई कॉस्ट है उसको बियर करने के लिए जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी बनाई जानी चाहिए उनको पहले से बनाकर और इसी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, किसी भी कंपनी को इस प्रकार का लॉस नहीं हो कि वो ना तो सरकार को पैसे दे पाए और ना ही अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा पाए। तो इस आर्टिकल में मेन जो बात कही गई है वो यही बताई गई है कि जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लॉन्च तो करने जा रहे हैं, बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन इस स्पेक्ट्रम की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को बियर करने के लिए जो टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज़ हैं वो अभी इस स्थिति में हैं कि नहीं है, उस स्थिति को पहले देखना होगा और एक बढ़िया पॉलिसी उस क्षेत्र में बनाकर और उसके बाद में इन हायर टेक्नोलॉजीज़ को लागू किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है उसमें एक जो टेररिस्ट हैं, आपको ध्यान होगा कि हाल ही में एक इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसमें टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसके जो हेड हैं अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी, इन जो अभी यूएस की जो आर्मी है उन्होंने हमला किया था और इन्होंने खुद ने अपने परिवार सहित ही उसमें उनकी जान चली गई। तो इसी को लेकर इसमें बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो इनकी जो लाइफ है वो चली थी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने जो किस प्रकार की स्थिति में इस्लामिक स्टेट था जब इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। बहुत ही बुरी स्थिति में था, क्योंकि 2019 में जो इनके पुराने कमांडर थे अबू बकर अल बगदादी है, उनकी भी इसी प्रकार से मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार जो उसी समय में इन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था। इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने से पहले ये जो सद्दाम हुसैन हैं उनकी सद्दाम हुसैन आर्मी है, उसमें भी ये
कमांडर के रूप में कार्य करते थे। तो उसके बाद में इन्होंने 2019 में यूएस आर्मी ने इनको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद में इनको अरेस्ट करने के बाद में इन्हें जो यूएस का डिटेंशन सेंटर था वहाँ पर रखा गया। और आप जानते हैं कि एक टेररिस्ट के साथ में किस प्रकार का जो बर्ताव है वो किया जाता है, तो वहाँ जो डिटेंशन सेंटर थे उनमें उसी प्रकार का बर्ताव इनसे किया जाता था। और उसी से खफा होकर इन्होंने जो एक बदले की भावना अपने अंदर धारण कर ली थी, और उसी वजह से इन्होंने इस्लामिक स्टेट है जो ज्वाइन किया। और इस्लामिक स्टेट में जिनके कार्यकलापों को और बढ़ती इस्लामिक स्टेट की पहुंच के कारण इन्हें एक खलीफा की जो उपाधि है वहाँ पे मिल गई थी। तो इसी वजह से जो इस्लामिक स्टेट है वो वापस से खड़ा हुआ। लेकिन अभी जो कुल मिलाकर इनके वापस से मृत्यु के बाद में इस्लामिक स्टेट है वो अभी वापस से बैकफुट पर है। और मेन जो इस्लामिक स्टेट का एरिया रहता है वो सीरिया और ईरान रहता है। तो इन दोनों राज्यों में ही, इन दोनों जो देशों में ही ये जो मेनली वर्क करते हैं। तो इन दोनों को देखकर इस आर्टिकल में जो मेन जो बात भी की गई है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो एक सेना का जो जवान होता है वो सेना का जवान अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता रहता है, मातृभूमि के लिए ही अपनी जान दे देता है। उसी प्रकार से इन लोगों में भी जो ये टेररिस्ट आउटफिट होते हैं इनके जो माइंड वॉश किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं कि ये भी अपने उस कार्य के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और अपनी अंत में के पकड़े जाने के डर से या किसी भी फेलियर की वजह से या लड़ते लड़ते भी अपनी जान दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है इनके अंदर भी इसी प्रकार की भावना पैदा होती है। और ये आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस भी होते हैं, ओवर रिलीजियस होते हैं, जिनकी वजह से इनको डाइवर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक आतंकवादी संगठन बार बार जो धराशायी हो जाता है, बार बार बैकफुट पे आता है, लेकिन कोई ना कोई आकर उसे संभाल लेता है, जिसकी आदत अब इस्लामिक स्टेट को भी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में जो उदापी कर्नाटका में एक जगह है वहाँ पर एक कॉलेज में 5 जो मुस्लिम लड़कियाँ थीं उनको जो हिजाब होता है, हिजाब पहनकर वहाँ कॉलेज में आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। हिजाब बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं मोमडन्स में वो बुर्का पहनती हैं। बुर्के में जो उनका सर ढका होता है और उसमें चेहरा ढकने का भी होता है, पूरी बॉडी भी उस ब्लैक एक गाउन सा होता है उससे ढकी होती है। तो इसे ही हिजाब कहा जाता है। और ये ऐसी जो हिजाब के साथ में जो वहाँ पर जो 5 लड़कियाँ थीं उन लड़कियों को वहाँ पर कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से किस वजह से इन जो लड़कियों को जो कॉलेज में एंट्री थी वो नहीं दी गई, और तो उसके अगेंस्ट में जो इन लड़कियों ने अपने राइट्स के बारे में बात की गई है, वो राइट्स भी यहाँ पर क्या कहते हैं तो उसी के बारे में इस आर्टिकल के बारे में बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इन जो गर्ल्स हैं और जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने जो राइट्स हैं उसको उठाने की बात की गई है, और कहा है कि ये हमारा राइट है, रिलीजियस राइट है। आर्टिकल जो 26 में सेकंड क्लॉज है उसमें रिलीजियस जो फ्रीडम की बात आर्टिकल 26 में की गई है, और इस आर्टिकल में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। साथ ही 26 और उसका कॉलम क्लॉज 2 है उसमें किसी भी टेम्पल में किसी भी व्यक्ति को उसकी जात या अन्य किसी कारण से उसमें आने जाने से रोक टोक की भी मनाही की गई है। तो इसी बात को इसमें दर्शाया गया है। और एक एग्जांपल भी इसमें दिया गया है कि एक कुछ सदी पहले या 1970 के लगभग शायद यह बात है कि उसमें एक कर्नाटका का जो एक मंदिर था, उस मंदिर में कनकदास नाम का एक जो व्यक्ति था वो पूजा करने के लिए आना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसे
जो उस मंदिर में एंट्री है वो नहीं दी गई। इस बात से रुष्ट होकर कि वो भगवान को नहीं देख सकते, उन्होंने जो जैसे ये टेंपल का फ्रंट है, यहाँ पर गेट से यहाँ पर मूर्ति दिखाई देती है, तो इसके बैक साइड पर इस एरिया में उन्होंने जो भगवान की जो पूजा आराधना थी वो वहाँ पर शुरू कर दी। और कुछ समय के बाद में इसमें कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए फिर भी जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने कनक दास को अलाउ नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद में एक चमत्कार होता है और जो मंदिर के जो मूर्ति है वो मूर्ति मंदिर के पीछे वाली डायरेक्शन में घूम जाती है और पीछे वाली डायरेक्शन में ही फिर से एक खिड़की बन जाती है। उस खिड़की में से जो कनक दास हैं वो उन भगवान की मूर्ति को एकदम साफ और बैठे बैठे ही देख सकते थे। पूजा की जो स्थिति थी उनकी, उसी स्थिति में वो उस मूर्ति को जो है वो देख पाने में सक्षम हो गए थे। तो आज भी जो वहाँ पर मंदिर में जो भी लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने, वो पहले जो कनक दास की जो खिड़की है उसमें से ही सबसे पहले जो देवी देवता वहाँ पर जो भी विराजमान हैं उनकी जो दर्शन करती है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो अगर भगवान, अगर ऐसी स्थिति में अगर भगवान ये चाहता है कि जो नीची जात के लोग हैं या किसी भी प्रकार के जो अन्य लोग हैं वो मंदिरों में नहीं आए, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को, या इस प्रकार के चमत्कार जो हैं वो देखने को हमको नहीं मिले हैं। दूसरी ओर जो इन रिलीजियस बातों के लिए जो भी स्टैंड ले सकता है वो सिर्फ जुडिशियरी को ही लेने का पावर हमारे देश में जो मिला हुआ है। पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो रिलीजियस मैटर में बोल पाए। रिलीजियस मैटर के बाद में जो हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस की जाती है उस प्रैक्टिस में भी जो सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग स्थिति है वो बनाई गई है। यूनिफॉर्म कोड की बात हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कोड अभी तक डेवलप होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रिलीजियस आउटफिट का पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि वो इस प्रकार की स्थिति को होने नहीं देते। और अगर होने की बात ऐसी होती है तो पॉलिटिकली उस चीज़ को दबा दिया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हिजाब के लिए जिन भी लड़कियों को रोका गया है, क्या वो ये तर्क भविष्य में पेश नहीं कर सकती कि जो सिख लोग होते हैं वो भी टर्बन पहन के ही हर जगह जाते हैं, टर्बन पहन कर ही वो लोग अपने जो उनका रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या उन्हें इस प्रकार की जो उनकी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस से रोका जा सकता है? क्या उन्हें जो उनकी टर्बन है, जो पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी को पहनने से रोका जा सकता है? तो मुझे लगता नहीं है कि शायद ऐसा होने की संभावना है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इन लड़कियों को रोका जाना भी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इन लड़कियों को हिजाब के लिए की वजह से रोका जाना भी ठीक नहीं है। जो यूनिफॉर्म, अगर ड्रेस कोड की भी अगर हम बात करें कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है, वो ड्रेस कोड ही पहन के जाना होता है। तो ड्रेस कोड का जो बेसिक जो फंडा था वो फंडा यही था कि पहले तो शुरू में जो किसी भी प्रकार के ड्रेस कोड स्कूल्स में ना कॉलेज में चला करते थे, उसके बाद में ड्रेस कोड का कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि जो फैशन सेंट्रिक जो कई बच्चे होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फैशन सेंट्रिक होते हैं, तो वो अपनी मनमाही तरीके से ड्रेस से जो हैं वो पहन के नहीं आ पाए। इसीलिए जो ड्रेस कोड का कंसेप्ट है वो यहाँ पर लाया गया था। लेकिन ड्रेस कोड के बाद में जो कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू हुआ है, तो वो ड्रेस कोड इतना प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ है। किसी की अगर मर्जी होती है तो ड्रेस पहन के भी आता है, किसी की मर्जी नहीं होती है तो वो फिर कॉलेज की ड्रेस में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अगर सरकार अगर चाहती है कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए तो उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट मैनर में लागू कर देना चाहिए, ताकि स्ट्रिक्ट मैनर में लागू करने के बाद में, लेकिन इस प्रकार की प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी। जो सिख है वो क्या टर्बन पहन कर नहीं आएगा, जो मुस्लिम है वो क्या मुस्लिम लोग जो हैं वो हिजाब का जो बुर्खा है उसे पहन कर नहीं आएंगी, जो लड़कियां मेनली पहन के आती हैं
इसके अलावा अन्य धर्म भी हैं, क्रिश्चियन हैं जो हैं, उनकी ड्रेस भी अलग हो सकती है। हिंदू हैं, उनके भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि कड़ा है या कुछ कोई भी और दूसरी चीज़ है, उन्हें भी वो चीज़ें भी पहनने से किसी के द्वारा रोका जा सकता है। तो ऐसे में जो यूनिफॉर्म कोड है उसे एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में और प्रॉपर तरीके से लागू किया जाना चाहिए अगर आपको ड्रेस कोड लागू करना है। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 25 के क्लॉज 2B में भी किसी भी टेंपल में जाने से रोकने की मनाही की गई है। कोई भी किसी भी मंदिर में जा सकता है और पूजा अर्चना कर सकता है। आर्टिकल 26 में रिलीजियन की समानता यहाँ पर दी गई है कि किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उसकी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स को हम नकार नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो यही बताई गई है कि जिस प्रकार से ओधापी का केस हुआ है, ओधापी के केस में अगर आप ड्रेस कोड अगर लाना चाहते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से, एकदम जस्टिफाई तरीके से, एकदम डिटेल मैनर में तैयार करके उसे लागू करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ड्रेस कोड अगर आपने लागू कर रखा है तो उसे प्रॉपर तरीके से अगर आप नहीं चला सकते तो उस ड्रेस कोड को हटा दीजिए। और ड्रेस कोड के बाद में अगर आप इन चीज़ों को अगर रिलीजन से रिलेट करके अगर प्रस्तुत किया जाएगा, पेश किया जाएगा, तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो भविष्य में बहुत ही खतरनाक हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी आर्टिकल में यही जो रिलीजन की समानता है उसे इंटरप्रेटेड किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से इन चीज़ों का सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। NHA जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो इसके द्वारा रन किया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको डिजिटलाइज किया जाना है, उसी की तरफ इसमें एक स्टेप लिया गया है। और उसमें स्टेप में जो डाटा है पेशेंट का या जो भी वर्कर्स हैं हेल्थ वर्कर्स को लेकर, और हेल्थ वर्कर्स के साथ में जो भी पेशेंट हैं उनका डाटा की भी यहाँ पे बात की गई है। लेकिन अभी इसमें हेल्थ वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। जनरल में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मेडिकल जो कंडीशन है, मेडिकल हिस्ट्री है और भी जो डिटेल है, उस डिटेल को कलेक्ट करने की बात इसमें कही गई है और कलेक्ट करके उसे स्टोर करने की बात भी इसमें कही गई है। तो इस प्रकार से जो एक मेडिकल डाटा है कि हर पेशेंट का, हर पर्सन का इसमें तैयार करने की बात की गई है, उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जो ये डाटा कलेक्शन करने की बात जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है NHA है उसके द्वारा की गई है, तो किस प्रकार से ये कार्य कर सकता है और संविधान के अंतर्गत और हमारे संसद के कानून के अंतर्गत ये किस प्रकार से किया जाना संभव हो सकता है। तो इस प्रकार के कार्य को करने के लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कानून बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये बता रखा है कि जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट होने की स्थिति में इसे जो ब्रीच है वो करना संभव नहीं होता। एक प्राइवेसी जो है और जो डाटा है वो डाटा प्राइवेसी से संबंधित होता है और उसे अगर आप अगर यूज़ करते हैं और उसे अगर ले लेते हैं या किसी प्रकार से उसका मिसयूज़ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार जो डाटा कलेक्टर होते हैं वो इसमें बनते हैं। तो इसीलिए जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट होने की वजह से एक पॉलिसी प्रॉपर तरीके से बनाकर, प्रॉपर तरीके से रूल्स हैं उनको फॉर्म करके और इसमें इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की गई है उसमें यह 4 इसमें जो एक्सक्लूजन्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसमें जो डाटा है उसका कलेक्ट करने का पर्पज़ हमें बताना होता है। पर्पज़ के बाद में जो इसका एक ब्रॉड लेवल पे अगर इसका इम्पैक्ट जनता पर पड़ रहा है तो उसके लिए जो ये डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाता है, जैसे कि जो रिसर्च जो प्रोसेस होता है वो रिसर्च प्रोसेस में इसको काम में लिया जा सकता है। किसी भी पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए इस डाटा को काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी पॉलिसी
जो भी अभी मान लीजिए किसी सरकार के द्वारा लागू की गई है, सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी लॉन्च की गई है, उस पॉलिसी के जो वर्किंग में क्या स्टेटस है, किस प्रकार से वो लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है, कि उससे कोई नुकसान हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति को देखने के लिए भी ये जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमें डाटा कलेक्शन का काम अगर करना भी है तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्राइवेसी की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, और साथ ही जो इसकी नीड है उस नीड को भी क्लियर करके चलना होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, या पेशेंट ही नहीं, कोई भी हेल्थ वर्कर ही है, वो अपनी मेडिकल कंडीशन का डाटा कभी भी नहीं रखवाना चाहेगा। वो ये चाहेगा कि जो मेडिकल मेरा जो स्टेटस है वो किसी को पता नहीं चले। साथ ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये डाटा स्टोर करके रखना है, उन इंस्टीट्यूशंस को भी इस प्रकार का कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं किया गया है कि इस डाटा स्टोरेज की टाइमलाइन कितनी होने वाली है। तो इसको लेकर भी यहाँ पे जो चर्चा है वो की गई है कि टाइमलाइन को लेकर भी कोई पॉसिबल जो डायरेक्शन है वो नहीं दी गई हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। और पॉसिबल जो सेफगार्ड जो भी हमारे यहाँ पर हो सकते हैं डाटा रिटेंशन को लेकर, डाटा रिटेंशन के साथ में जो उनका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। लीक होने के साथ साथ किसी भी हार्मफुल जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के हाथ में ये नहीं लगना चाहिए। उसकी जो सोल जिम्मेदारी उसी इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए जिस पर यह डाटा प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही जो डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन भी फॉर्म में कंसर्न पर्सन से लिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। उस जो अगर डिक्लेरेशन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के लॉ एनफोर्समेंट में उस इंस्टीट्यूशंस को फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए जो इसमें बात की गई है कि जो डाटा रिटेंशन की बात आप कर रहे हैं, हेल्थ डाटा रिटेंशन की बात आपको कर रहे हैं, उसके लिए प्लान बना रहे हैं, उस प्लान को एक प्रॉपर तरीके से बनाकर लागू करने की ज़रूरत है, जिसमें कि कोई भी लूप होल जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर या भारत के किसी अन्य कानून को लेकर उसमें नहीं रहे। क्योंकि डाटा प्राइवेसी को लेकर आप जानते हैं कि संसद में का बिल पेश हो चुका है और डाटा प्राइवेसी को लेकर लॉ भी बनने को तैयार है। तो उसमें जो ये डाटा होगा उसका मिनिमल यूज़ जो है एकदम न्यूनतम जिसे कहा जाता है न्यूनतम यूज़ को इसमें अलाउ किया जाएगा। और उस ऐसी स्थिति में जो डाटा है वो डाटा को स्टोर करना और रखना और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जैसे डाटा को प्रत्येक हेल्थ वर्कर के लिए, पर्सन के लिए, या जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कार्य कर रहे हैं उनके डाटा को स्टोर करके रखना एक बड़ी चुनौती आगे साबित हो सकता है। तो इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्राइवेसी है, जो पर्सन की प्राइवेसी है, वो एक फंडामेंटल राइट होता है। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास में कोई सुझाव हैं तो उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।